डीमन स्लेयर चैप्टर 185। नेजुको के फादर उसके सपने में कहते हैं, उठो नेजुको, तांजीरो खतरे में है। नेजुको एकदम से खड़ी हो जाती है और ओकोडाकी कहता है, नेजुको नेजुको क्या हुआ। नेजुको वहां से भागने लगती है। तेंगन कहता है, कमांडो नेजुको तुम कहाँ जा रही हो। तेंगन की वाइफ कहती है, ओ नहीं, उसने दरवाजे को तोड़ दिया। शिंजरो कहता है, ओयाकाता सामा, वो डीमन लड़की भाग गई, हमें क्या करना चाहिए। किरिया सोचता है, क्यों, क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता, क्या मुजान उसे कंट्रोल कर रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या वो मेडिसिन की वजह से वापस ह्यूमन बन गई। नहीं, अगर ऐसा होता तो साकोंजी उसे पकड़ लेता, हमें उसके पीछे जाना होगा। किरिया कहता है, नेजुको सान को वापस लाओ। पर जब उसे अपने कंधों पर अपने फादर के हाथ फील होते हैं, नेजुको जो चाहती है उसे करने दो। कुना कहती है, नेजुको सान के पीछे कौन जाएगा। किरिया कहता है, उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या पर एक डीमन ने नेजुको सान को पकड़ लिया तो हम उसे वापस नहीं ला पाएंगे। हाँ मुझे पता है, पर फादर ने कहा कि उसे जो करना है वो करने दो। नेजुको पूरी स्पीड में भाग रही थी और ओकोडाकी सोचता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। नेजुको के फादर उसे रास्ता दिखाते हैं। वो एक खाई में छलांग लगा लेती है और ओकोडाकी सोचता है वो इतनी ऊंचाई से कूदी, क्या ह्यूमन बनाने वाली मेडिसिन ने काम नहीं किया। तांजीरो की अभी भी बुरी हालत थी। सभी हाशिरा मुजान से लड़ रहे थे। यो सोचता है मुझे ऐसी स्वॉर्ड उठानी पड़ेगी जो टूटी हुई नहीं है। वहाँ पर एक वाटर ब्रीदिंग के यूजर की स्वॉर्ड पड़ी है। ओबानाई सोचता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, 3 जनों के होने के बाद भी मैं सांस नहीं ले पा रहा। जब ही उन तीनों को मुजान का अटैक लग जाते हैं, मुजान कहता है तो तुम अभी भी मूव कर सकते हो, लगता है जिनके ऊपर मार्क है वो जब ही नहीं मरेंगे। मित्सुरी सोचती है मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई और सबने मुझे बचाने में इतनी मेहनत की थी, उसे एक और अटैक लगने ही वाला था। ओबानाई कहता है कानरोजी। मित्सुरी कहती है बस अपने आप को बचाओ प्लीज। पर जब भी उसके अटैक को कोई रोक देता है, ये ग्योमे था। ग्योमे कहता है लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। मुजान सोचता है कोकुशिबु को हराने वाला स्लेयर। जब भी पीछे से साने में उसे बीच में से काट देता है, वो उसके ऊपर ऑयल को फेंकता है। फिर वो एक माचिस की तिल्ली की मदद से उसमें आग लगा देता है। मुजान कहता है ये ठीक नहीं है। सानेमी कहता है ये तुम जैसों के लिए परफेक्ट है, मैं आज तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। मुराटा सोचता है वो मुजान है मेरी फैमिली को मारने वाला। पर जब यू कहता है मुराटा तांजीरो हिल नहीं सकता, उसे सेफ जगह ले जाओ और ट्रीट करो। मुराटा कहता है तांजीरो क्या तुम ठीक हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें ट्रीट करूंगा। मुराटा सोचता है तोमियोका को मेरा नाम याद था, हम फाइनल सिलेक्शन में साथ में थे, मुझे पता है हम दोनों में काफी फर्क है पर हम दोनों एक ही बैच में थे। तांजीरो बेहोशी की हालत में सोचता है ओरो के काम आओ, सबने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की। जब उसे नीला आसमान दिखता है, नीला आसमान, क्या सुबह हो गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर सकता। वो एक ड्रीम में अपने एंसेस्टर सुमियोशी की बॉडी में था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 186। तांजीरो एक जानी पहचानी जगह पर था। वो सोचता है क्या ये मेरा घर है। नहीं, वो एक जैसे दिखते हैं पर ये थोड़ा सा अलग है, ये मेरा घर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं लकड़ी काट रहा हूँ, क्या ये मेरा अतीत है। पर जब एक बच्ची कहती है डैडा, डैड, क्या ये मुझे कह रही है, ये बच्ची कौन है। वो बच्ची एक तरफ इशारा करती है, वहाँ पर योरिची खड़ा था। तांजीरो सोचता है पहली ब्रीदिंग का यूजर योरिची सान है ना। दूसरी तरफ मुराटा कहता है तांजीरो अपने आप को संभालो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो सांस नहीं ले रहा, क्या उसका दिल रुक गया। मेरी खुद की ही धड़कन इतना ही आवाज कर रही है कि मैं उसकी धड़कन नहीं सुन पा रहा। जब एक स्लेयर पीछे से चिल्ला कर आता है मुराटा, मुराटा डर जाता है। वो दूसरा स्लेयर कहता है थैंक गॉड तुम सेफ हो। मुराटा कहता है तुमने मुझे डरा दिया। वो स्लेयर कहता है मेरी मदद करो, योशिरो नीचे फंसा हुआ है। मुराटा कहता है पर तांजीरो मर जाएगा, अगर हम योशिरो की मदद करेंगे तो वो उसे भी ठीक कर देगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें कर सकता है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, जल्दी करो जल्दी करो। तांजीरो के सपने में योरिची कहता है मैं किसी को ये बात सुनाना चाहता था, बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में तुम्हारा और सु याकू का चेहरा आया। तांजीरो सोचता है शायद मैं 13th फॉर्म के बारे में सुन पाऊं। पर तांजीरो कहता है हमें मिले हुए 2 साल हो गए, मुझे आपको अच्छा देखकर खुशी हुई। तांजीरो सोचता है क्या क्या क्या। उस टाइम पर सुमीरे बस एक बच्ची थी, पर अब देखो कितनी बड़ी हो गई। तांजीरो सोचता है मैं वो नहीं बोल पा रहा जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी बॉडी खुद मूव कर रही है। ओ मुझे अब समझ में आया, ये एक इनहेरिटेड मेमोरी है जो मुझे मेरे पूर्वज से मिली है, मैं इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। योरिची कहता है मैं भी तुम्हें खुश देखकर खुश हुआ, जब भी मैं किसी खुश इंसान को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये दुनिया हर तरीके से सुंदर है, सच कहूँ तो इस दुनिया में पैदा होना भी एक वरदान की तरह है। मेरी माँ धर्म को मानने वाली औरत थी, वो हमेशा प्रे करती थी कि हर बला इस दुनिया से चली जाए। वो सन गॉड से प्रार्थना करती थी कि मेरे कान ठीक हो जाए। उन्होंने मेरे लिए इयररिंग्स भी बनाई, मैं उस टाइम नहीं बोल सकता था, इससे उन्हें चिंता होती थी और मुझे भी इससे बुरा लगा।
मेरा भाई बहुत ही अच्छा लड़का था, वो हमेशा मेरी चिंता करता था। यहाँ तक कि उस दिन के बाद भी जब मेरे फादर ने उसे मारा और मेरे बारे में भूल जाने के लिए कहा, उसने एक फ्लूट बनाई और मुझे दे दी और उसने कहा कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो इसे बजा लेना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। फिर वो अपने सूजे हुए चेहरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वो बच्चा था जिसे कोई नहीं चाहता था। तो जब मेरी माँ बीमारी की वजह से मर गई तो मैंने घर को छोड़ दिया। उन्होंने मुझे पुजारी बनने के लिए कहा, पर मैं कभी भी मंदिर नहीं गया। मैं बस भागते रहना चाहता था और इस सुंदर आसमान को देखना चाहता था। पर एक पूरा दिन और रात भागने के बाद भी मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं हुई, ना ही मैं रुकना चाहता था। जब मैं रुका तो मुझे पता चला कि मैं पहाड़ों में चावलों के खेत के बीच में हूँ और कोई वहाँ पर अकेले खड़ा था। वो मेरी ही उम्र की लड़की थी। वो अपने हाथ में बाल्टी को पकड़े हुए थी पर वो हिल नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। वो लड़की कहती है, मेरा पूरा परिवार एक बीमारी की वजह से मर गया, इसलिए मैं कुछ मेंढक के बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। ये कहने के बाद वो लड़की नहीं हिली। जैसे ही सूरज डूबने लगा तो उसने उस बाल्टी से सभी मेंढक के बच्चों को छोड़ दिया। योरिची पूछता है, क्या तुम उसे घर पर नहीं लेकर जाओगी? नहीं, मैं इन्हें इनके परिवार और भाई बहनों से अलग नहीं करना चाहती। तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या? वो लड़की रो रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उस लड़की का नाम यूटा था और ऐसे हम दोनों साथ में रहने लगे। यूटा एक ऐसी लड़की थी जो कि दिन से रात तक बोलती थी, पर यूटा की वजह से मुझे पता लगा कि लोग वैसा नहीं देखते जैसा मैं देखता हूँ। उसने मुझे बताया कि उसने कभी भी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना है जो जिंदा चीज के आर पार देख सके। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतना अलग महसूस क्यों होता है। यूटा मेरा हाथ ऐसे पकड़ती थी मानो मैं एक कटी हुई पतंग हूँ। वो हमेशा इसे हल्के से पकड़ती थी। 10 साल के बाद हमने शादी कर ली। जब यूटा की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना था तो मैं दाई माँ को लेने बाहर चला गया। मैं सूरज ढलने से पहले आने वाला था, पर रास्ते में मैं ऐसे बूढ़े आदमी से मिला जो कि 3 पहाड़ दूर जाना चाहता था। उसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर वो जल्दी कर रहा था क्योंकि उसका बेटा मरने ही वाला था एक जंग की वजह से। तो मैं उस बूढ़े आदमी को उसके बेटे तक ले गया। फिर मैंने सोचा कि मैं दाई माँ को कल ही ले आऊंगा। मैं जितनी जल्दी हो सकता था अपने घर गया, पर सूरज ढल चुका था और यूटा को उसके बच्चे के साथ ही मार दिया गया था। भले ही कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता हो, बाकी लोग उसे आसानी से कुचल सकते हैं। मैं अगले 10 दिन तक अपनी बीवी और बच्चे की लाश को पकड़े हुए बैठा रहा। पर जब ही डीमन का पीछा करते हुए एक स्पोर्ट्समैन आ गया, उसने मुझसे कहा कि उनकी आत्मा को रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे उन्हें दबा देना चाहिए। मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार के साथ शांति से जीऊं। एक छोटा सा घर ठीक था। मैं चाहता था कि हम एक दूसरे के साइड में ही सोए, बस इतनी दूरी की जहाँ पर मैं उनका चेहरा देख सकूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। बस इतनी दूर की अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं तो उनका हाथ मेरे हाथ में हो। मेरे लिए इतना काफी होता। पर फिर भी ये कभी सच नहीं होने वाला था क्योंकि इस सुंदर दुनिया में डीमंस रहते हैं। मैं एक डीमन स्लेयर बन गया। ये लोग काफी टाइम से डीमंस से लड़ रहे थे, पर कोई भी ब्रीदिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें ब्रीदिंग सिखाई। जिन स्वर्ड्समैन को वो हाशिरा कहते थे वो पहले ही काफी अच्छे थे, और फ्लेम, विंड, वाटर, लाइटनिंग और रॉक की ब्रीदिंग सीखने के बाद उनकी पावर और बढ़ गई। डीमन स्लेयर्स डीमंस को आसानी से मारने लगे। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी अपने नौकरों के मरने के बाद डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया और कुछ टाइम बाद मैं डीमंस के राजा से मिला। जैसे ही मैं उससे मिला तो मुझे समझ में आ गया मेरा जन्म इस दुनिया में इस आदमी को हराने के लिए हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 187। योरिची सोचता है वो आदमी ज्वालामुखी के लावा जैसा था जो सब कुछ निगलने के लिए उबल कर ऊपर आ रहा था। अब मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये कहने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ से हमला किया। वो काफी ज्यादा फास्ट थे और उनकी रेंज भी काफी ज्यादा थी। जब मैंने इस अटैक को डोज किया तो मैं अपने पीछे कटते हुए बैम्बूज की आवाज सुन सकता था। मुझे लगा कि जरा से हमले से मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के अंदर 7 दिल और 5 दिमाग थे। ये वो पल था जब मैंने अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर लिया। एक ही पल में उसने मुझान के सभी दिल और दिमाग को काट दिया था। तांजीरो सोचता है वो परफेक्ट फॉर्म यानी कि 13th फॉर्म। मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं इसी के बारे में सुनना चाहता हूँ। वो आदमी हैरान था क्योंकि वो रीजनरेट नहीं कर रहा था। वो अपने कटते हुए सर को पकड़े हुए था पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि मेरा रेड ब्लेड डीमंस के राजा पर भी काम करेगा, पर मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। तुम जिंदगी को क्या समझते हो?
उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, वो बस मेरी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा लाल हो चुका था, शायद गुस्से से, इसलिए मुझे लगा कि उसने मेरे शब्दों को दिल से नहीं सुना। फिर मैं उस डीमन लड़की की तरफ देखने लगा जो उसके साथ थी। उसने उससे बचाने की कोशिश नहीं की, उसकी आंखें बिल्कुल खुल चुकी थी। वो उस आदमी को देख रही थी जिसका सर कट चुका था, और उसकी आंखों में मुझे उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी। उसे मारने से पहले मैंने इस आदमी को खत्म करने के बारे में सोचा, पर जैसे ही मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। अगले ही पल उस आदमी ने खुद को ब्लास्ट कर लिया। उन 1800 मांस के टुकड़ों में से मैंने 1500 को जब ही काट दिया, पर बाकी बचे टुकड़े काफी छोटे थे। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद मैंने एक इंसान के सर जितने मांस को जाने दिया। जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे उस लड़की के गिरने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो वो गुस्से में है। तमायो कहती है, तुम कितने पास थे, तुम कितने पास थे। उसने अपने सर की वीकनेस को भी हरा दिया। अपने सर को नोचते हुए उसने यही शब्द कहे, तुम्हें मर जाना चाहिए था गंदे इंसान, मुजान की बुत्सूजी। पर जब भी वो हैरान होती है, मैं नहीं मर रही, पर मैं क्यों नहीं मर रही। जब मैंने उस हैरान हुई लड़की को शांत किया तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया, जैसे मानो उसका सबर का बांध अब टूट चुका हो। उसने कहा कि डीमंस का राजा मुजान की बुत्सूजी मेरे मरने तक अब शायद वापस नहीं आएगा। मैंने मुजान को कमजोर करके उस लड़की को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया था, इसलिए मैंने मुजान को हराने में उसकी मदद मांगी। वो पहले हैरान हुई पर बाद में वो मान गई। उसने कहा कि उसका नाम तमायो है और वो काफी उदास दिख रही थी। तांजीरो सोचता है, तमायो, वो तमायो सान थी। उसके बाद मेरे दोस्त मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भाई एक डीमन बन चुका है। फिर मैंने मुजान को ना हराने की, तमायो को भागने देने की और अपने भाई के डीमन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और मुझे डीमन स्लेयर्स से निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे अपनी छाती को काटकर सुसाइड कर लेना चाहिए। ओयाकाता सामा जो भी 6 साल की उम्र में ही हेड बने थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया। जिस लड़के के पिता की अभी अभी मौत हुई हो और उसका दिल कमजोर हो, उसके लिए काफी टफ हुआ होगा और मुझे काफी बुरा लगा। शुमियोशी कहता है, ये आपकी गलती नहीं है योरिची सान। योरिची कहता है, मुझे लगता था कि मैं इस ताकत के साथ मुजान की बुत्सूजी को हराने के लिए पैदा हुआ हूँ, पर मैं नाकाम रहा। आखिर में किसी भी काम नहीं आया, और क्योंकि मैं नाकाम रहा तो बहुत से लोग अपनी जिंदगियां खो देंगे। इससे मुझे दुख होता है। तांजीरो सोचता है, मेरे शब्द नहीं निकल रहे। योरिची सान के साथ कितनी सारी चीजें हुई, मुझे यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं मिले। पर यह पॉसिबल है कि शायद मेरे एंसेस्टर सुमियोशी सान ने कुछ कहा होगा, पर हम कुछ देर तक शांत बैठे रहे। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। यह आदमी जब यहाँ पर आया तो वो टूटा हुआ था कुछ तो। जब इस सुमियोशी की बेटी योरिची के हाउरी को पकड़ लेती है। सुमियोशी कहता है, प्लीज उसे उठाओ। जब हम उसे आसमान में उठाते हैं तो वो खुश होती है और आप मुझसे लंबे हो। योरिची ऐसा ही करता है। वो छोटी सी लड़की काफी खुश थी। ये देखकर योरिची रोने लगता है। जब भी वहाँ पर सुयाको आ जाती है, सुमियोशी सान मैं आ गई, और देखो अब की बार चेस्टनट कितने बड़े हैं। पर वो देखते हैं कि योरिची ने उसकी बेटी को गले लगा रखा था। सुयाको कहती है, क्या हुआ। योरिची रो रहा था। हाँ, ये तो योरिची सान है, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक आपका पेट नहीं भर जाता मैं आपको खाने दूंगी, ठीक है, तो अब खुश हो जाओ। तांजीरो सोचता है, मुझे पता है कि हम एक लड़ाई के बीच में हैं, और भले ही योरिची सान का दिल काफी पहले ही धड़कना बंद कर चुका हो, पर फिर भी मैं आस लगाए बैठा हूँ कि बस एक पल इस आदमी का दिल बस एक पल और धड़क जाए। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 188। मुजान उन सब के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। योमे सोचता है, उसकी अटैक स्पीड वापस बढ़ गई, वो मुझे पीछे धकेल रहा है और अब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं देख पा रहा। ओबानाई सोचता है, मैं ही मेजिमा सान की शील्ड भी नहीं बन सकता, मैं जल्द ही मूव करना बंद कर दूंगा। शिट, मित्सुरी को कुछ अटैक लग जाते हैं। मित्सुरी सोचती है, मैं उन्हें नहीं देख सकती, मैं उसके अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही, मैं बस इंस्टिंक्ट के सहारे डोज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी काम नहीं आऊंगी, मुझे बस खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। पर मुझे नहीं पता कि उससे मुजान की मूवमेंट रुकेगी या फिर नहीं। शायद उस पर हमला करने की बजाय मुझे पीछे जाकर उसके हाथ मोड़ देने चाहिए। वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मित्सुरी को बहुत ही बुरा अटैक लगता है। उसके चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल कट चुका था। ओबानाई उसकी तरफ भागता है। योमे सोचता है, वो क्या टेक्निक थी, कानरोजी को उसे डोज कर देना चाहिए था। बाकी हाशिरा मुजान के ऊपर हमला करते हैं। ओबानाई कहता है, अभी के अभी फर्स्ट एड लाओ, जल्दी से ऐसे मेंबर को ढूंढो जिसके पास ये पेपर हो, उसका नाम योशिरो है। मित्सुरी कहती है, रुको, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं बाकियों को पीछे नहीं धकेलूंगी। ओबानाई कहता है, ये ठीक है, तुमने काफी कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं आई, मैं ऐसे नहीं मर सकती। ओबानाई उस दूसरे स्लेयर से कहता है, अब इसका ध्यान रखना। ओबानाई वहाँ से चला जाता है। मित्सुरी कहती है, रुको, मैं भी आ रही हूँ, इगुरो-सान। नहीं, प्लीज मरना मत इगुरो-सान, अब मैं किसी को भी मरना नहीं देना चाहती। ओबानाई सोचता है, डीमंस,
अगर वो चीज़ जिन्हें हम डीमंस कहते हैं वो इस दुनिया में नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग अभी जिंदा होते। मुझे नहीं पता अगर हम अलग हालातों में मिले होते तो चीजें कैसी होती। नहीं, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पहले मुझे मरना होगा और इस गंदे खून को बदलना पड़ेगा जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हारे साइड में भी खड़ा रहने से डरता हूँ। उसका चेहरा कटा हुआ था। कानरोजी, मैं इतने गंदे परिवार से हूँ जिन्होंने अपने फायदे के लिए औरों को मारा है। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, ज्वेलरी खरीदी, यहाँ तक कि अच्छा खाना खाया, सभी चुराए हुए पैसे से। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ये काफी गंदा परिवार था। मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसमें सिर्फ औरतें थीं। वो कहते थे कि पिछले 370 सालों से इस घर में कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं पैदा हुआ तो मुझे एक पिंजरे में रख दिया गया। मेरी माँ, बहनें और दादी माँ सब मुझे इतने अच्छे से पेश आते थे कि ये डिस्गस्टिंग था। वो रोज मेरे लिए खाना लाते थे। वहाँ पर हवा नहीं आती थी और इतनी गंदी बदबू थी कि मैं शायद उल्टी कर देता। जब रात आई तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेंग रहा हो। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे घूर रहा है। मेरे पूरे शरीर में पसीना आ रहा था और ये आवाज खत्म होने तक मैं नहीं सो पाया। जब मैं 12 साल का हुआ तो मुझे उस पिंजरे से बाहर निकाला गया। मुझे एक बहुत ही बड़े कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर एक देवता की तरह एक डीमन बैठी थी जिसका आधा शरीर एक सांप जैसा था। मैं जब ही समझ गया कि ये वही है जो मुझे रात में घूरता था। वो डीमन कहती है, ये काफी छोटा है, सच में काफी छोटा। हमें उसके थोड़े और बड़े हो जाने तक इंतजार करना चाहिए। जिन लोगों को ये स्नेक डीमन मारती थी, मेरे परिवार के लोग उनसे वो सब छीन लेते थे जो भी उनके पास होता था, पर बदले में इसे बच्चों को खाना पसंद था। वे अपने खुद के बच्चों के इसे बलि चढ़ा देते थे। और क्योंकि मैं एक लड़का था और ऊपर से मेरी आंखें अजीब थी तो ये औरत मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो मुझे थोड़ा बड़े होने के बाद खाना चाहती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे थोड़ा और जीना चाहिए और उस औरत ने कहा कि मेरा चेहरा उसकी तरह दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरे चेहरे को काट दिया। मेरे मुंह से निकला हुआ खून उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उस डीमन को पिला दिया। जब मैं अपने पिंजरे में वापस गया तो मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। एक हेयर पीस चुराकर मैं लगातार उन दीवारों को काटने की कोशिश करता था। हर दिन मुझे डर लगता था कि कहीं इन्हें पता न लग जाए कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था वो काबूरा मारू था, एक सांप जो कि मेरे पिंजरे में आ गया था। मैं भागने में कामयाब रहा पर उसने मेरा पीछा किया और मुझे लगा कि मैं मारा जाऊंगा। पर जब ही मुझे उस टाइम के फ्लेम हाशिरा ने बचा लिया। उसने मुझे और मेरी कजन को बचा लिया, पर वो आखिर तक मेरे बारे में बुरा बोलती रही। उसकी कजन कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, सब मारे गए क्योंकि तुम भाग गए। 50 लोग मरे और उन्हें तुमने मारा है। तुम्हारी बलि चढ़ाई जाने वाली थी, इसलिए तुम्हें बस शांत रहकर मर जाना चाहिए था और उसे खुद को खाने देना चाहिए था। वो सब कुछ बिना सोचे समझे बोल रही थी, पर ये शब्द मेरे दिल में बैठ गए। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे भागने के बाद इनका क्या होगा, पर मैं फिर भी भागना चाहता था, मैं जीना चाहता था। मैं बस एक गंध हूँ जो कि एक गंद परिवार में पैदा हुआ है। जो कार्मा मेरे ऊपर लगने वाला था उससे मैं कभी भी अच्छे से नहीं जी पाऊंगा। मैं इस गुस्से को कहीं पर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने डीमंस को देखा। मैं उनसे नफरत करता था। जब भी मैं बाकियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता था तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ अच्छा बढ़ रहा है। पर भले ही कितना टाइम क्यों ना बीत गया हो, वो 50 के 50 लोग मुझे अभी भी गंदी नजरों से देख रहे हैं और अपने गंदे हाथों से मुझे पीछे धकेल रहे हैं। वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। मैं मुजान को हराकर मरना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इससे मेरा गंदा खून साफ हो जाए। अगर हम एक ऐसी दुनिया में इंसानों की तरह पैदा होते हैं जिसमें डीमंस ना हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।